बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लास में आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए थे और जिसमें आपको जुलाई के मंथ का एस्टिमेटेड या बजटेड एक्सपेंडिचर वर्कआउट करना था। तो आप सब जानते हैं, सबसे पहले आप गौर करें कुछ चीज़ों पर। मैं कोई जल्दी से आपके आंसर वेरीफाई करवा दूं। सेल्स यूनिट मई के मंथ में आपने 2850 यूनिट क्या किए, सेल किए। जून के मंथ में आपने 3150 यूनिट सेल किए। प्रोडक्शन हुई आपकी 2800 यूनिट की और 3100 यूनिट की, मतलब बेचे आपने 2800 यूनिट है, बेचे आपने 2850 यूनिट है और बनाया आपने 2800 यूनिट है। तो हो सकता है आपने कुछ यूनिट कहाँ से बेचे हों, ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक का लेवल हमें पता नहीं है कि कितना है, लेकिन एक आइडिया ऑब्वियसली कि जाहिर सी बात है जो इस मंथ पे बनाए हैं वो भी बेचे होंगे और पिछले मंथ के भी बेचे होंगे और इस मंथ के कुछ बनाए हुए क्या हो चुके होंगे, बच गए होंगे आपके पास। यस और नो, जवाब दीजिए। क्या ख्याल है, बताइए। ऐसा ही है ना। 12। तो उसके बाद जून के मंथ में आपने 3150 यूनिट सेल किए हैं, 3100 यूनिट बनाए हैं। जुलाई के मंथ में आपका एस्टिमेटेड सेल जो है वो 3250 यूनिट का है और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट जो है वो 3300 यूनिट्स का है। अब वो कहता है प्राइम कॉस्ट वर्कआउट कर दो। कोई मसले वाली बात नहीं है, इजीली वर्कआउट कर लें आप। सिंपल, आप देख लेंगे, हम जानते हैं प्राइम कॉस्ट में वैसे तो कोई फिक्स एलिमेंट नहीं होता, फिर भी वेरीफाई कर लें। 42,700 टाइप किया आपने, उसको डिवाइड किससे किया आपने, 2800 से। आपको रेट मिल गया 15.25 का। यस और नो। और उसके बाद 47,275 को आपने डिवाइड किया 3100 से, तब भी आपको रेट मिल गया 15.25 का। इसका मतलब क्या, मामला बड़ा आसान हो गया कि आपका पर यूनिट जो है प्राइम कॉस्ट कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई फिक्स एलिमेंट मौजूद नहीं है किसी भी एक्टिविटी पर। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई किया आपने 3300 से, तो आपको जुलाई के मंथ की प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी एस्टिमेटेड कितनी, 50,325। ऐसे ही जवाब दीजिएगा बेटा। ये आंसर आया था आपके पास। ओके जी। उसके बाद पावर एक्सपेंस हम जानते हैं और पावर एक्सपेंस के अंदर फिक्स एलिमेंट हो सकता है, फिर भी उसको कोई वेरीफाई कर लेंगे हम यहाँ से। जरा देखिए। अच्छा, 17,660 डिवाइडेड बाय 2800, 6.307 और 18,695 डिवाइडेड बाय 3100। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आंसर करीब करीब आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लेकिन इसमें फिक्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अब हाई लो मेथड से आप फिक्स कॉस्ट अलग कर लें और इसका आप क्या बना लें, फंक्शन बना लें, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे आप हाई लो के लिए। सबसे पहले 47,000, 18,695 माइनस 17,660 डिवाइडेड बाय 3,100 माइनस 2,800, 3.45। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। y इज इक्वल्स टू 3.45x और इसमें आप जानते हैं आपने प्लस क्या करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस करनी है। तो आप क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर दें इसमें से यूनिट्स को। जैसे हमने 3100 यूनिट्स की फिक्स पावर कॉस्ट मालूम कर ली, ये आंसर आ गया आपके पास 10,695। 18,695 जो टोटल कॉस्ट थी, इसमें से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट का कर दें, माइनस कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8,000। तो आपका पावर कॉस्ट फंक्शन बन गया कितना, 3.45x प्लस 8,000।
इसमें आप क्या कर दें, x की वैल्यू पुट कर दें 3300, तो आप 3300 को मल्टीप्लाई कीजिए 3.45 से और प्लस कर दीजिए आंसर 8000, तो आपके पास आंसर आएगा 19,385। यस और नो? जवाब दीजिए। ठीक है जी, तो यहां पर आपका आंसर आ गया 19,385। ठीक है, आप अपने पास लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है लिखने में। 19,385 जो है वो आपका पावर एक्सपेंस आ गया 3,300 यूनिट। उसके बाद फैक्ट्री का रेंट है, रेंट तो फिक्स कॉस्ट है आप जानते हैं, फैक्ट्री का रेंट वही का वही रहेगा 24,000। यस और नो? उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या आएगा बताइए? बिल्कुल, यहाँ पर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू सी के बराबर है। ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्शन या y इज इक्वल्स टू ए, रेगुलेशन वाला। अच्छा जी, उसके बाद सुपरवाइजर की सैलरी की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, सुपरवाइजर की सैलरी की बात कर लें तो सुपरवाइजर की सैलरी आपको पता लग जाएगी भाई। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, कहता है नीचे अ सुपरवाइजर कैन हैंडल एट मोस्ट 800 यूनिट्स। ठीक है, तो एक काम करें ना, पहले आप मई के मंथ में देखें आपके पास कितने सुपरवाइजर लगे हुए हैं, पहले आप ये देखें। तो सिंपल एक काम करें ना, आप 2800 प्रोड्यूस कर रहे थे यूनिट्स, इसको डिवाइड बाय 8 कर दें। सॉरी, 2800 को डिवाइड बाय 800 कर दें, आंसर आया 3.5। तो 3.5 सुपरवाइजर नहीं होंगे, ऑब्वियसली 4 होंगे ना। जैसे 800 का लेवल क्रॉस हुआ तो आपको एक नया सुपरवाइजर रखना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको सैलरी दी हुई है 30,000 रुपए, कितने सुपरवाइजर की है? 4 सुपरवाइजर की। तो आप क्या करें, आप 30,000 को डिवाइड कर दें किससे? 4 सुपरवाइजर से, तो आपको एक सुपरवाइजर की सैलरी मिल जाएगी। तो एक सुपरवाइजर को आप कितना पे कर रहे हैं बेटा? 7,500। तो 4 को कितना पे कर रहे हैं? सही है ना? अच्छा, अब इधर भी देख लें आप, 3100 यूनिट आपने बनाए, डिवाइड पे क्या कर दिया? 800 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3.87, यहाँ भी 4 सुपरवाइजर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप 3,300 को डिवाइड कीजिए किससे? 800 से। तो अगर आंसर 4 से एक्सीड कर जाता है तो मतलब क्या हुआ कि आपको 5वें सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? तो यहाँ पर आपको 4 सुपरवाइजर से ज्यादा सुपरवाइजर चाहिए। $30,000 एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी होगी। नहीं, मेरे ख्याल से 4 सुपरवाइजर की सैलरी दी होगी आपको। ठीक है, तो अगर अगर एक सुपरवाइजर की लिखनी है तो वहां पे हम 30 लिख देंगे, फिर हमारे आंसर पे फर्क क्या पड़ा ये बताइए मुझे। मतलब जरा इस तरह सोचिए कि अगर 30,000 एक सुपरवाइजर की सैलरी है तो फिर मतलब हम जुलाई में भी 30 लिख देंगे, इससे क्या फर्क पड़ा हमारे आंसर को? तो ऑब्वियसली मानना पड़ेगा ये 4 की सैलरी। ठीक है, और अब आपको 5 की सैलरी लिखनी है, तो मतलब क्या करें आप? 30,000 को डिवाइड बाय 4 करें ताकि 1 की सैलरी मिले, मल्टीप्लाई 5 करें ताकि 5 की सैलरी मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? आपका सुपरवाइजर की जो सैलरी का जो होगा, प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी की, वो अब जुलाई के मंथ में वो एस्टिमेटेड कितनी जाएगी आपके पास? 37,500। यस बेटा, कोई मसला यहाँ तक हो तो बताइए। सही है बेटा, तला बात समझ में आ गई है वाली? यार वो अपोस्ट्रोफी ऐसे, लेकिन एक बात, चलो ठीक है ऐसे लिखा हुआ है आपके, बात मान लेते हैं, लेकिन बताओ अगर मुझे पर सुपरवाइजर सैलरी लिखनी है तो फिर मैं आगे उस कॉलम में क्या लिखूं? 30 लिखूं ना?
उसमें गिनती से फिर क्या फर्क पड़ा मुझे? सैलरी इंक्रीज तो नहीं हुई ना बेटा। तो ये मानना पड़ेगा मुझे एक सुपरवाइजर की बात नहीं हो रही है, ये टोटल अमाउंट है जितने सुपरवाइजर को मिल रहा है। कॉस्ट का मतलब क्या, मैं टोटल कितना खर्चा कर रहा हूँ। सही है, थोड़ा लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा इस चीज को। अच्छा जी, ओके। अब आ गया सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस का ताल्लुक किससे? सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। तो सेलिंग एक्सपेंस में चेंज आएगा यूनिट सोल्ड से। अब देखते हैं सेलिंग एक्सपेंस आपका प्योरली वेरिएबल है या नहीं। तो 16,400 को आप डिवाइड करें 2,850, जो सेलिंग यूनिट्स है, तो आपको एक सेलिंग एक्सपेंस का रेट मिल जाएगा 5.754। अच्छा जी, अब क्या करें आप, 17,600 को डिवाइड करें आप किससे? 3,150 से, 5.587। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, कोई फिक्स एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट मौजूद है। अब हाई लो मेथड अप्लाई करके आप इसको भी वर्कआउट कर लो। 17,000 यानी वही आप फ्रैक्शन लगा दें, 17,600 माइनस 16,400 और सेल्स यूनिट कितने आपके पास? 3,150 माइनस 2,850। तो आपको 4 रुपए क्या हो गया, सेलिंग एक्सपेंस मिल गया पर यूनिट, वेरिएबल नेचर का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इक्वेशन अगर आप बनाते हैं तो y इज इक्वल टू 4x हो गया। अब इसका फिक्स एलिमेंट इसमें ऐड करना है, तो आप कोई से भी यूनिट पिक कर लें बेटा। 4 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 3,150 से, तो आपको सेलिंग एक्सपेंस मिला 12,600। और 17,600 जो आपका टोटल सेलिंग एक्सपेंस है, उसमें से इस वेरिएबल को माइनस कर दें तो आपको फिक्स एलिमेंट मिल जाएगा कितना? 5,000। ये आपका बन जाएगा सेलिंग एक्सपेंस का फंक्शन। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दें कितनी? 3,250। तो आपने क्या किया, 3,250 को मल्टीप्लाई किया 4 रुपए से, प्लस कर दिया फिक्स कॉस्ट वाला आंसर। तब आपका आंसर कितना आ रहा है? 18,000 रुपए। तो 18,000 जो है आपका एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। अब आप मुझे बताइए, कोई इशू तो नहीं हुआ इसके अंदर आपको? तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो आपसे उम्मीद की सकती है कि आप इसके बाद वाला क्वेश्चन, मतलब अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ हो तो आप इसके बाद वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन अगर टाइम बेस है तो बेटा वो फिक्स कॉस्ट है। चाहे आप कितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर लें मशीन का, अगर पर ईयर डेप्रीसिएशन निकाल रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट में शामिल होगी ना वो। तो वो 24,000 ही आएगा अगले साल में। ठीक है ना। बाकी तो आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, तो आप उम्मीद है कि आपसे बाकी इससे भी सॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसे ही जवाब दें। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके सामने तमाम चीजें आ गई यहाँ तक। ये सारे पास पेपर हैं बेटा इसके। अब मैं आपको जरा ये दिखाता हूँ कि अकाउंटिंग होती है थोड़ी सी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आपके एग्जाम में 2 बार सरप्राइजिंगली आई भी है FAR 1 में। हालांकि आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नहीं है इस हवाले से। तो उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे बात कर सकते हैं हम जरा, कि
वो तो मैंने आपको सिखाया था ना, डायरेक्ट कॉस्ट जो प्राइम कॉस्ट थी, फिर उस पर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर रहे थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही थी। तो हम इस हिस्से पे बात शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या आपको क्वेश्चन नंबर 13 विजिबल है सब बच्चों को बेटा? क्या सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा है बेटा? ओके। तो हमने कहा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास कितनी किस्म की इन्वेंट्री होती है बेटा? 3 किस्म की। ये बात हमारी हो चुकी थी प्रीवियसली, बताइए। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास कितनी किस्म की इन्वेंट्री होती है? 3 किस्म की होती है। ये बात हमारी प्रीवियसली हो चुकी थी। अच्छा, रॉ मटेरियल और एक वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड है, और तीसरी इन्वेंट्री कौन सी है? फिनिश गुड, जो कि रेडी टू सेल है, जिसको आप बेच सकते हैं फौरी तौर पर। ठीक है, वो ऐसी कंडीशन में इसको फौरी तौर पर बेचा जा सकता है। यस और नो? नाउ अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखते हैं 13, तो हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन। अब सबको विजिबल है क्वेश्चन? इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लैटिनम लिमिटेड रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो बेटा करंट रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है? 31 दिसंबर 2015। अच्छा जी, मटेरियल यानी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास? 3,05,000। तो लास्ट ईयर के एंड पे जो था वो रॉ मटेरियल का क्या था? क्लोजिंग बैलेंस था। वो इस साल का क्या कहलाएगा? ओपनिंग बैलेंस। जवाब दें, यस और नो? रिस्पॉन्स दे बेटा, यस और नो? तो पिछले साल का बचा हुआ रॉ मटेरियल था वो 90,000 था, और इस साल का बचा हुआ रॉ मटेरियल कितना है? तो पिछले साल वाला बचा हुआ रॉ मटेरियल इस साल यूज हो चुका होगा ना, यस और नो? और जो इस साल रॉ मटेरियल परचेज किया था उसमें तो बच गया, वो आपने फिजिकल काउंटिंग की होगी गोडाउन की जाके, और वहां पर आपने उसको वेरीफाई कर लिया होगा कितना स्टॉक आपके पास क्या अनयूज्ड है। एक होता है ना अनसोल्ड, अनसोल्ड होना एक अलग बात है, अनयूज होना मतलब रॉ मटेरियल तो अनयूज्ड होगा। अगर आप कोई बिस्किट फैक्ट्री चला रहे हैं तो कितनी आटे की बोरियां आपके पास बंद पड़ी, बैग पड़े हुए हैं, कितना मिल्क पड़ा हुआ है, कितने एग्स पड़े हुए हैं, सारी जो है वो चीजें आपके पास अब तक अनयूज्ड है। यस और नो? जवाब। अच्छा जी, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस है, वो जो ना मटेरियल है ना वो फिनिश गुड है, अभी दरमियान की चीज है। तो इसको तो क्या, ये इसकी कैलकुलेशन तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखने को मिलेगी। मतलब सबसे मुश्किल इन्वेंट्री जो कैलकुलेशन है ना, ये जो क्लोथिंग स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है सबसे मुश्किल, वो है वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यूएट करना। तो ये अभी आपके पास जो इन्वेंट्री आपने पढ़ा था कहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, उसमें आपने क्लोथिंग इन्वेंट्री निकालना सीखी। तो उस तरीके से आप रॉ मटेरियल की भी क्लोथिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, और फिनिश गुड की भी आप क्लोथिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, लेकिन आप वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोथिंग इन्वेंट्री खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको ये देखना होगा कितना कितना परसेंटेज उसका कंप्लीट हो चुका है और कितना परसेंट कंप्लीट होना बाकी है। तो उस एलिमेंट के हिसाब से आपको कंसीडर करना पड़ेगा उसको, ये कितनी परसेंट प्रोडक्ट कंप्लीट है और कितनी परसेंट प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है। तो ये एक खुद थोड़ी टेक्निकल बात है। तो अगर आज आपको कहा जाए कि रॉ मटेरियल का क्लोथिंग स्टॉक ढूंढो, तो आप क्या करोगे? गोडाउन में जाओगे, गोडाउन में जाके स्टॉक की गिनती करोगे, फिर जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज रेट होगा परचेस का, उसके जरिए आप क्लोथिंग इन्वेंट्री वैल्यू कर लोगे। अगर आपको बोला जाए फिनिश गुड्स का स्टॉक वैल्यू करो, तो आप गिनती करोगे, जो भी कॉस्ट आपको पड़ी होगी बनाने की, उस कॉस्ट से आप उसको वर्कआउट कर लोगे। हाँ बेटा, ये बात समझ में आती है मेरी? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस पोजीशन में हो इस वक्त कि आप रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन खुद से परफॉर्म कर लो, क्योंकि आपने आईए में सीख ली। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप जब सीख पाओगे, जब आप क्या करोगे, जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी पढ़ लोगे। ठीक है ना, वहां टॉपिक आ जाएगा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का, जब टॉपिक आएगा तो वहां पर आप उसको देख लो। बहरहाल प्रोसेस का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल किस तरह प्रोसेस होके क्या बन रहा है, फिनिश गुड की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो ये भी थोड़ा बहुत टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेट करता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस के क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,80,000, और लास्ट ईयर कितना था? 65,000। इस साल जो बनी बनाई रेडी गुड्स मौजूद हैं, जो बन चुकी हैं, जो अनसोल्ड है, कितनी है? 160,000। और उसके बाद लास्ट ईयर कितनी थी? 70,000। अच्छा जी, अब लिस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज, आपने 12 लाख का मटेरियल परचेज किया है,
ट्रेड डिस्काउंट, इस पर 5% डिस्काउंट मिला तो क्या करेंगे, आपकी जो परचेज प्राइस होगी वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली होगी, यस और नो, जवाब दें आप। और एक है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, जो कि आपको पेमेंट के वक्त मिला होगा। ऑब्वियसली परचेज प्राइस ट्रेड डिस्काउंट के बाद होती है और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट यानी कि कैश डिस्काउंट से पहले होती है। पेरोल आपने फैक्ट्री वर्कर्स को पेमेंट की है, वेजेस पे किए हैं। डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 1 मिलियन। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 150,000। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है 50,000। फैक्ट्री का रेंट कितना है 1,20,000। हीट पावर इलेक्ट्रिसिटी कितनी है 60,000। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 80,000। मिसक्लेनियस प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं 20,000 और सेल्स कितनी है 3 मिलियन। यस और नो। अभी रिक्वायरमेंट तो मैं फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है आपके लिए। मैं सिर्फ आपको जो यूनिट्स हमने इस साल प्रोड्यूस किए हैं उनकी कॉस्ट वर्कआउट करके दे देता हूँ, समझे मेरी बात को। तो मैं आपसे इसमें थोड़ा बहुत इन्वेंट्री भी डिस्कस करूंगा, तो बहुत तवज्जो से आपने इस डिस्कशन को समझ लेना है। बट स्टार्ट करूं ना, बहुत तवज्जो से देखिएगा इस चीज को। हाँ बेटा, बिजनेस का नाम क्या है इसके? प्लैटिनम लिमिटेड। आप लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। ये स्टेटमेंट क्या शो करेगी, दो चीजें शो करेगी, मतलब कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर हुई उनकी कॉस्ट क्या थी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें से कितनी सेल हुई, जो सेल उनकी कॉस्ट क्या थी। यस और नो। इसको आम जबान में यानी कि आम बुक्स के अंदर कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर कोई बोले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दें। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ये हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2015 के। सही बेटा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्या था, कॉस्टिंग करने के लिए हमें क्या सोचना है, डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या डायरेक्ट मटेरियल है क्या, नहीं है बताइए। रॉ मटेरियल हमारे लिए बेटा डायरेक्ट मटेरियल है क्या, नहीं है बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए। तो जितना मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया है वो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, नंबर 1 यहां लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं इसको 1 लाइन में कर लेता हूं। बताइए हमारे पास साल के स्टार्ट पर कितना मटेरियल अवेलेबल था इस्तेमाल करने के लिए, बताइए सब लोग देख के बताइए, सब लोग बताइए। भाई बोलिए, आप लोग बताइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए। पिछले साल का कितना बचा हुआ मटेरियल था हमारे पास, यानी उसकी मालियत क्या थी, कॉस्ट क्या थी, 90,000 रुपए। गुड, 90,000।
अब इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल हमने कितना परचेज किया, 1,200,000 का लेंगे लिस्ट प्राइस। ये क्या लिस्ट प्राइस है, जवाब दें। 12 लाख रुपए लिस्ट प्राइस है, ये रहा लिस्ट ऑफ प्राइस, लिस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज। लेकिन हमने इतने का परचेज नहीं किया। 3,05,000 तो क्लोथिंग स्टॉक है ना, आप डेट तो देखें। 3,05,000 तो क्लोथिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 90,000। आप ये सोचे ना कि हमने जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया होगा वो कौन सा होगा। 12 लाख रुपए क्या है रॉ मटेरियल प्राइस, हमें इस पे कितना डिस्काउंट मिला, 5%। तो हमने कितने में परचेज किया इसको, 95% पर। तो अगर आप 12 लाख को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.95 से, जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसकी आपको कॉस्ट मिल जाएगी। हाँ बेटा, 1,140,000। सही है बेटा। मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि देखें, 90,000 का रॉ मटेरियल हमारे पास पिछले साल का बचा हुआ था। 1,140,000 का रॉ मटेरियल हमने इस साल परचेज किया, तो हमारे पास टोटल इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है साल भर में इस्तेमाल करने के लिए। अब जो इसमें से बच गया है उसको छोड़कर बाकी हमने सारा क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया। यस और जवाब दें भाई, रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्स चाहिए आप सबको। तो अगर मैं इन दोनों के सम में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर दूं, तो जो बच गया है उसको छोड़ के बाकी सारा क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। वो मेरी इस साल प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या बन चुका है, पार्ट बन चुका है। वो इस साल मेरी गुड्स बनाने में क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया। रिस्पॉन्स दें बेटा सब लोग। अच्छा, अब एक चीज और, इस चीज को मत भूलिएगा, जिस तरह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना यहाँ पर, तो इस तरीके से आप इस चीज को मत भूलिएगा कि भाई इसका कैरेज है तो कैरेज भी इसमें ऐड करें। इसकी कोई इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, तो वो भी ऐड होंगे। मतलब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी ना, कैरेज इनवर्ड, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो भी इसमें ऐड होंगे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल परचेज करने की कॉस्ट है, जिसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बोलते हैं। यस और नो। तो कैरेज इनवर्ड ऐड होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड होगा, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड होंगे। सही है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट इसमें से लेस कर रहा हूं। क्या लेस कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ भाई, कितना दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। भाई रिस्पॉन्स देना सब लोग, 3,05,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3,05,000 को छोड़कर बाकी सारा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। हाँ, अगर कोई मटेरियल जाया हुआ हो, एबनॉर्मल लॉस हो, तो वो भी निकाल लें, क्योंकि वो फिर इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसा ही है। तो अब जो आंसर आया कि भाई 90,000 का रॉ मटेरियल साल के स्टार्ट में पड़ा हुआ था, 11,40,000 का स्टॉक जो है आपने मजीद परचेज किया। अब इसमें से 3,05,000 का मटेरियल बचा हुआ है, तो बाकी सारा कहाँ गया, खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितनी बेटा, 9,25,000। इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, डायरेक्ट लेबर।
अब डायरेक्ट लेबर क्या है, जो आप ये पेरोल पे कर रहे हैं ना, फैक्ट्री वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं? 1 मिलियन। मतलब रॉ मटेरियल खुद ब खुद तो कंज्यूम नहीं हुआ ना, उसको किसी ने कंज्यूम करवाया है ना, और जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया उनको भी तो आपने पैसे दिए, तो उनकी जो मेहनत है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की, तो उसको भी तो आपने बेयर किया, उस कॉस्ट को भी तो आप फिनिश गुड की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे? यस और नो? जवाब दें बेटा। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, डायरेक्ट ओवरहेड्स कोई दिए हुए नहीं हमें, तो लिहाजा जैसे ही डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इन सब का सम हुआ, इस सम को हमने क्या नाम दिया? बताइए क्या नाम देंगे इस सम को? डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, इस चीज को हम क्या नाम दें? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का नाम। तो प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास? 1,925,000। अब इसमें क्या कर दें? ऐड करें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको और कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ रही है, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, लेकिन वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट थी, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दें। तो जैसे ही आप प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट शामिल करेंगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा, अब जरा देखें इनडायरेक्ट लेबर पे कितना खर्चा किया है? 1.5 लाख रुपए। इनडायरेक्ट मटेरियल पे कितना खर्च किया है? 50,000 रुपए। तो ऐड करें इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐड करें इनडायरेक्ट लेबर, ये सारा खर्चा हमारी जेब से हुआ है। जवाब दे बेटा। तो इनडायरेक्ट लेबर कितना है? 1.5 लाख रुपए। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 50,000 रुपए। इसके अलावा आपने फैक्ट्री का रेंट देना है, तो फैक्ट्री बगैर फैक्ट्री का ही रेंट है ना, फैक्ट्री क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है, तो फैक्ट्री का रेंट भले फिक्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फैक्ट्री का रेंट कितना है? 1,20,000 रुपए। ठीक है। और हीट पावर और इलेक्ट्रिसिटी कितनी है फैक्ट्री की? 60,000 रुपए। तो लिखा आपने फैक्ट्री रेंट, आपने लिखा हीट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फैक्ट्री रेंट कितना है? 1,20,000 रुपए। यानी आपने साल भर में फैक्ट्री का रेंट दिया 1,20,000 रुपए। साल भर में आपने हीट और पावर और इलेक्ट्रिसिटी पे कितने खर्च कर दिए? 60,000 रुपए। ये सब कुछ आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट बनने जा रहा है। अच्छा, जिन प्लांट एंड मशीनरी के जरिए आपने प्रोडक्शन ली उनकी डेप्रिसिएशन भी प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी है? 80,000 रुपए। और मिसक्लेनियस प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? 20,000 रुपए। तो आप इसमें ऐड करें, क्या ऐड करें? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और उसके साथ साथ क्या करें? ऐड करें मिसक्लेनियस फैक्ट्री, ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। सारी प्रोडक्शन कॉस्ट का सम कर दें बस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब मिलाकर। इसकी डेप्शन जो है वो कितनी है? 20,000 रुपए।
सॉरी 80,000 रुपए, और मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 20,000 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं इनका सम कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं इसका 50 से लेकर 20 तक का सम कर लूं तो मुझे मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। यस और नो? अभी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट का कॉस्ट के साथ सम होगा या कॉस्ट कॉस्ट में से लेस होगी? दो ऐसी वैल्यूज जो आपस में माइनस होती हैं, अगर उनको हम मिलाएंगे तो वो आपस में क्या होंगी? ऐड होंगी या लेस होंगी? आप मुझे बताइए। मुझसे सवाल पूछा गया है, सर डेफिशिएंट तो क्यों ऐड होगी, क्यों ऐड करेंगे? तो कॉस्ट के साथ सम होगी ना। रिस्पॉन्स दे, पर सवाल करने के बाद जवाब देना चाहिए फिर आपको। तो कॉस्ट का कॉस्ट के साथ सम होगा ना। आप ये सोचें कि आप डेफिशिएंट लेस कहां करते हैं? देखें, बड़ी लॉजिकल वे में जाके एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए हमें। डेप्रीसिएशन लेस कहां होगी? लेस तो वो रेवेन्यू के अगेंस्ट होगी ना। तो अभी रेवेन्यू है या कॉस्ट है? तो कॉस्ट का कॉस्ट के साथ क्या ताल्लुक है? ये तो सारे आपस में रिश्तेदार हैं, ऐड हो जाएंगे। तो कॉस्ट में जुड़ जाएगी, अभी लेस क्यों होगी? तो बड़ा सिंपल वे है, बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अभी हम कॉस्ट वर्कआउट कर रहे हैं कि हमने क्या क्या खर्चा कर दिया, तो जो भी कॉस्ट थी वो ऐड हो गई। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल हुई है, कंज्यूम हुई है इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने में, तो उसकी डेप्रीसिएशन भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगी नहीं बनेगी? ये बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा जी, ओके। अब एक काम हम और कर लेते हैं ना। अब एक काम करें, हम इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का जरा सम निकाल लेते हैं। इस बॉक्स का सम बताइए क्या आ रहा है बेटा? यानी जो हमने मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म की है, जो इन्वेंट्री हम फिनिश गुड्स की बनाने जा रहे हैं, उसमें 19,25,000 की हमने डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है और 4,80,000 की हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आया? हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आई? बताइए बेटा। 2,405,000। यानी हमने इस साल प्रोडक्शन करते वक्त 24,05,000 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन जितना खर्चा हमने प्रोडक्शन पे किया उसमें कुछ काम यानी इस 24,05,000 में कुछ एलिमेंट ऐसा है जो अभी भी कंप्लीट नहीं है। यस और जो अभी भी फिनिश गुड बना नहीं है, इसमें कुछ कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसको फिनिश गुड बनने में कुछ और एक्सपेंडिचर की जरूरत है। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। और कुछ ऐसा इसमें कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा भी है जिसने पिछले वाले इनकम्प्लीट एक्सपेंडिचर को कंप्लीट किया होगा। जो लास्ट ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस होगा उस पर फर्दर एक्सपेंडिचर इसमें हुआ होगा और उसका रिमेनिंग एक्सपेंडिचर पीछे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब जो पिछले साल इनकम्प्लीट एलिमेंट था उस पर फर्दर कॉस्ट इसमें ही खर्च हुई होगी ना, इसमें 24,05,000 में। तो सबसे पहले करें क्या? अब इसमें आप ऐड करें। क्या ऐड करें? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों ऐड करें? इसलिए ऐड करें कि भाई ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे फर्दर खर्चा इसमें हो चुका है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में अगर ऐड करें तो उसकी कॉस्ट मुकम्मल हो जाएगी। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था बेटा? 65,000 रुपए। तो जैसे मैं इसमें 65 ऐड करूंगा तो इसका पार्ट एक्सपेंडिचर 65 में और पार्ट एक्सपेंडिचर 24,05,000 में। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट हो गई। और इसमें से लेस कर दूं वो यूनिट्स या उनकी कॉस्ट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जो इनकम्प्लीट है। तो लेस कर दूं क्या? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बताओ? 1,80,000। तो 24,05,000 में 1,80,000 जो है वो इनकम्प्लीट काम है, वो कॉस्ट इसमें से माइनस कर दो।
तो बाकी जो बचा वो सारा कंप्लीट है। तो जितने भी यूनिट्स हमने साल भर में प्रोड्यूस किए होंगे उनकी कॉस्ट यहाँ पर आ गई। जवाब दें। इसको आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर। जो आपने फिनिश गुड्स बनाई है जो रेडी टू सेल है उसकी कॉस्ट क्या है? जवाब क्या मिला? 2,290,000। अब ये आपकी परचेज की रिप्लेसमेंट है, मतलब पहले आप बनी बनाई गुड्स खरीदते थे और अब ये बता रहा है आपको कि आपने साल भर में कितनी गुड्स बनाई है। इसमें ऐड करें कि इतनी गुड्स आपने साल भर में बनाई है, रेडी टू सेल है। इसमें ऐड करें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कि साल भर हमने 22,90,000 की गुड्स बनाई हैं जो रेडी टू सेल है, और पिछले साल की बनी हुई गुड्स हमारे पास कितनी अवेलेबल थी? 70,000 की। वो इसमें ऐड कर दें और जो गुड इसमें से बिकी नहीं है, अनसोल्ड है, वो इसमें से लेस कर दें। तो अगर हमने साल भर में 22,90,000 की गुड्स बनाई हैं और 70,000 की गुड्स पिछले साल की बची हुई थी फिनिश गुड्स, और अब हमारे पास गोडाउन में जो गुड्स बची हुई हैं क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, वो कितनी है? वो कितनी है? 1,60,000। तो अगर मैं इसमें से 1,60,000 क्या कर दूं, माइनस कर दूं बतौर क्लोजिंग स्टॉक, तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो आंसर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि मैंने फिनिश गुड्स में से कितनी गुड्स क्या कर दी? बेच दी हैं। यस और नो? रिस्पॉन्स चाहिए बेटा, रिस्पॉन्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 2,200,000। 22 लाख। 22 लाख आपकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब जरा सोचें कि देखें, आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड किया, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, तो अब कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। मतलब ये इतनी लंबी वर्किंग सिर्फ किसके लिए हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल वर्कआउट करने के लिए। अब आपका बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका मतलब ये काम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पहले हो रहा है। पहले तो आप ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक किया करता था, और उस परचेज में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास क्या होती थी? कैरेज इनवर्ड वगैरह। तो यहाँ तो बकायदा आप रॉ मटेरियल को पहले फिनिश गुड में कन्वर्ट करो कि भाई रॉ मटेरियल में क्या कुछ खर्चा हुआ जिससे वो बिकने के काबिल बना। फिर फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन आ गई, कॉस्ट आ गई, उसमें से कितने यूनिट्स आपने बेचे पिछले साल के, उसको उसका ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, फिर क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई। अब बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्लैटिनम लिमिटेड, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एसोसिएट। डेट वगैरह आप डाल दीजिएगा बेटा, बराए मेहरबानी। ठीक है जी। अब दो ही आइटम आने हैं यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो हमें नहीं बताया गया। एक आनी क्या है? सेल्स। एक आनी है लेस व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये इतनी बड़ी वर्किंग सिर्फ और सिर्फ किसकी हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की हुई है। कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ सेल कैसे वर्कआउट करती है। तो क्वेश्चन ने आपको सेल क्या बताई है?
सेल बताइए, क्वेश्चन ने आपको 3 मिलियन की, तो 3 मिलियन की गुड्स आपने बेची हैं और उनको बनाने की कॉस्ट जो है वो 22 लाख रुपए है। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, 8 लाख रुपए। और बाकी उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर वही फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस तरह। मतलब क्या, IS 1 के तहत आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट लॉस जो बनाएंगे ना, तो अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रॉफिट लॉस बनाना, तो कॉस्ट ऑफ सेल वर्कआउट करने के लिए आपको ये सारी वर्किंग करनी है। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, वो सेल में से लेस होगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर एडमिन एक्सपेंस आएगा, फिर सेलिंग एक्सपेंस आएगा, फिर एडमिन आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं जनाब, फाइनेंस कॉस्ट आएगी, सो ऑन। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ सेल किस तरह कैलकुलेट करती है। 3% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, आपने जब रॉ मटेरियल परचेज किया तो आपने क्या एंट्री पास की, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, कितने से, 1,140,000 से। तो ये 3% तो जब मिलेगा ना, जब आप इसको क्या करेंगे, पे करेंगे, सेटल करेंगे, ठीक है, कैश पेमेंट करते वक्त। तो अभी क्वेश्चन ने बताया नहीं हमने कैश पेमेंट की है कि नहीं की, सही है ना, ओके। तो हमने इस 3% को इग्नोर कर दिया, मतलब समझ लो। वैसे तो अगर डिस्काउंट सिर्फ कंफर्म होता तो हम क्या करते हैं, उसको भी परचेज की कॉस्ट में तो रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है ना, IS 1 के तहत। ओके ना, यहां तक आपके सामने सारी बात मुकम्मल कर दी। तो ये आपके सामने एक नई चीज रख दी। तो इसकी ये रेयर है बहुत, लेकिन इसकी प्रैक्टिस एहतियातन कर लें कि अगर पिछले पिछले जैसा जो पिछला एग्जाम था, अभी जो हुआ है वो नहीं, उससे पिछला एग्जाम था, उसमें सरप्राइजिंगली आ गया था। तो बच्चों की प्रैक्टिस थी, उन्होंने क्वेश्चन क्लास जैसे मैंने करवाया था, तो क्लास में उन्होंने सॉल्व किया था। अब उनको ये याद था कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कैसे करना है, डायरेक्ट फिर कंज्यूम कैसे निकालना है, फिर डायरेक्ट लेबर। तो अगर ये पॉइंट्स याद होंगे तो फिर ये बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है जनाब। तो इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह मजीद बात आपसे होती रहेगी अगली क्लास के अंदर, ऐसे ही है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।